Hello everyone. Today I'll be talking about tuberculosis. But before starting the topic, I would like to thank everyone for the support, and I would request you to please comment and give your feedback so that I can improve in my upcoming videos. And also, if you have any question related to the topic, you can also ask that. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी ट्यूबरकुलोसिस। हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ पढ़ी थी पहली वीडियो में और हमने देखा था उसमें मेनिनगाइटिस। तो उसी का ये पार्ट बी है, दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस। दिस इज़ ऑल्सो एन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ योर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो बेसिलाई होती है बेसिकली दिस इज़ एन एसिड फास्ट बेसिलाई। रॉड शेप, कैसी शेप का होता है? रॉड शेप का होता है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड एरोबिक बैक्टीरियम। एसिड फास्ट बेसिलाई का क्या मतलब होता है? एसिड फास्ट स्टेनिंग पता है? एसिड फास्ट एक स्टेनिंग टेक्निक होती है। सो एसिड फास्ट बेसिलाई का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा बेसिलाई विच हैज़ एबिलिटी टू रेजिस्ट डीकलराइजेशन बाय एसिड्स ड्यूरिंग द स्टेनिंग प्रोसीजर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एसिड फास्ट बेसिलाई होती है उनके पास वो एबिलिटी होती है कि वो अपने डीकलराइजेशन को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, जब ऐसे बेसिलाई में एसिड्स ऐड किए जाते हैं इनको डीकलराइज करने के लिए, तो इन पे एबिलिटी होती है कि वो उस डीकलराइजेशन को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, रॉड शेप हमें पता ही है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग का मतलब होता है कि ऐसे बेसिलाई जो स्पोर्स नहीं बनाते हैं। ये स्पोर्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली सेल्स जो कि अपना सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। फंगाई के लिए, बैक्टीरिया के लिए ये स्पोर्स जो होते हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया। दैट Bacteria usually attacks to the lungs but can spread to the other tissues of the body. अब क्या होता है, हमने देखा है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है जिसको हम टीबी कहते हैं वो यूजुअली लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लेकिन दिस कैन ऑल्सो इन्फेक्ट दी अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल योर लिम्फेटिक्स, प्लूरा, जॉइंट्स एंड मेनिंजेस। मेनिंजेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, जो पहली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स सराउंड करती है जिनको कलेक्टिवली हम मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, फिर लिम्फेटिक सिस्टम होगा। प्लूरा क्या है? इट इज़ अ थिन टिश्यू दैट सराउंड्स द लंग्स, दैट इज योर प्लूरा। एंड जॉइंट्स then transmitted through small droplets generated by coughing, sneezing or while talking. तो बेसिकली ट्रांसमिशन मोड क्या है, ट्रांसमिशन रूट क्या है इन बेसिलाई का? ये रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू ट्रैवल करती है या ट्रांसमिट होती है। जब भी कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल कफ करेगा, स्नीज करेगा या बात करते हुए कुछ स्मॉल ड्रॉपलेट्स को रिलीज करेगा और उन स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या होता है? ये बेसिलाई होता है। ठीक है, तो वो आपके हेल्दी इंडिविजुअल को क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है थ्रू इनहेलेशन। अगर इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स को कोई इंडिविजुअल क्या कर लेगा? इनहेल कर लेगा, तो फिर वो इन्फेक्शन जो है उस पर्सन में भी ट्रांसमिट हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ बेसिलाई, वायरुलेंस कैपेसिटी, exposure of bacilli to UV light, degree of ventilation and occasions for aerosolization. इनका क्या कहने का मतलब है कि जो डिजीज़ है, ठीक है, जो ट्रांसमिशन है डिजीज़ का या जो पैथोजन की कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है डिजीज़ को इंड्यूस करने की, वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ बेसिलाई इन द ड्रॉपलेट्स। जो ड्रॉपलेट्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ बेसिलाई जो है वो प्रेजेंट है। फिर डिपेंड करेगा उसकी वायरुलेंस कैपेसिटी के ऊपर। वायरुलेंस कैपेसिटी मतलब उन बेसिलाई की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है डिजीज़ को इंड्यूस करने की। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ बेसिलाई टू दी यूवी लाइट मीन्स एक यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? बेसिलाई जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग देखा गया है कि यूवी सी लाइट के प्रेजेंस में
ये जो बेसिलाई है इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो जो ट्रांसमिशन है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। सिमिलरली अगर एरोजोलाइजेशन को आप बढ़ा दो तो उससे भी क्या है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर सकें। फिर हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सम केसेस ऑफ टीबी डू नॉट शो सिम्टम्स कॉल्ड एज लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं या बहुत सारे पेशेंट्स आप देखोगे कि उनके अंदर बेसिलाई तो है, ठीक है, दैट मीन्स द बैक्टीरिया हैज़ एंटर्ड देयर बॉडी, बट फिर भी वो कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसको हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होंगे जो सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? क्रॉनिक कफ विद ब्लड कंटेनिंग स्पूटम, फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस, चेस्ट पेन। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। देन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ टीबी एंड ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया। ये क्या कह रहा है कि आप ट्यूबरकुलोसिस की क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हो। पहला बेसिस क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स, और दूसरा बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का पार्ट इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स में क्या है, जैसे अभी हमने सिम्टम्स पढ़ते हुए बताया, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, वो आपके एसिम्टोमेटिक केसेस होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट, कौन सा पार्ट इन्फेक्टेड है विद द बैक्टीरिया। अब स्टार्टिंग में हमने देखा था, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने कहा था कि बैक्टीरिया यूजुअली अटैक्स द लंग्स बट इट कैन ऑल्सो अटैक अदर टिश्यूज, ठीक है। तो क्या वो बेसिलाई आपके लंग्स को अटैक कर रहा है या फिर बॉडी के किसी और टिश्यू को इन्फेक्ट कर रहा है, उस बेसिस पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन दी है, ठीक है। सो पहली क्लासिफिकेशन है प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। हमने देखा था दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। अब है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। डज नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, उसको हम कहेंगे लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली क्या है, अगर इंडिविजुअल कोई भी सिम्टम्स शो नहीं करता है, ये जो पेशेंट है वो एसिम्टोमेटिक है, तो उसको हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। वेयरएज एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में क्या है, पेशेंट जो है वो सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर रहा है, देन दैट इज नोन एज एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। एक और चीज़, जो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है, दैट मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल कोई भी सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है, दो बेसिलाई उसके सिस्टम में प्रेजेंट है, उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी इम्यून सेल्स है, वो उन बेसिलाई को ग्रो एंड मल्टीप्लाई नहीं करने देते, उनको कंट्रोल में रखते हैं। उस कारण से बॉडी जो होती है सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करती है, या फिर आप इसे समझ सकते हो कि वो जो बेसिलाई है वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता है। तो ऐसे केस में पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है और साथ ही साथ नॉन इन्फेक्शियस होता है, कंटेजियस नहीं होता है। लेकिन एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस की बात की जाए, ठीक है, तो इस टाइम पे बेसिलाई जो होते हैं रैपिडली दे ग्रो, दे मल्टीप्लाई इन द बॉडी, एंड जो पेशेंट होता है वो सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ हाईली इन्फेक्शियस भी होता है। दैट मीन्स वो केपेबल होता है ऑफ ट्रांसमिटिंग द डिजीज टू द अदर इंडिविजुअल। उसके बाद जो दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन है, दैट इज योर पार्ट इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया। बेसिलाई ने या बैक्टीरिया ने कौन से पार्ट को इन्फेक्ट किया है। अगर लंग्स को इन्फेक्ट किया है, दैट मीन्स आपके एल्वियोलिस को इन्फेक्ट किया है, देन दैट इज नोन एज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन अगर अदर देन लंग्स इन्फेक्ट हुए हैं, कोई और बॉडी टिश्यूज आपके इन्फेक्ट हुए हैं, देन दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में देखो, इन दिस लंग्स आर इन्फेक्टेड विद द पैथोजन।
90% cases are infected with the pulmonary tuberculosis. It says जितने भी केसेस आते हैं टीबी के, उसमें से 90% केसेस जो होती हैं वो आपके पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के होते हैं. उसमें से भी 25% केसेस में नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम्स, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है लेकिन दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम्स, दैट मीन्स लेटेंट टीबी है. लेकिन अदर्स जो होते हैं दे कैन प्रोड्यूस सिम्टम्स सच एज chest pain, prolonged cough, producing sputum. Pulmonary artery may get eroded, resulting in massive bleeding. तो क्या होता है, हमने देखा है कि ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में सिम्टम्स क्या आते हैं, बेसिकली क्रॉनिक कफ होता है जिसमें स्पूटम का भी प्रोडक्शन होता है एंड समटाइम्स स्पूटम में ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है. वो ब्लड क्यों प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि उस क्रॉनिक कफिंग की वजह से आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो इरोड हो सकती है, डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से उन आर्टरीज में से ब्लड लीक कर सकता है एंड इट विल रिजल्ट इनटू मैसिव ब्लीडिंग. एंड फिर वो ब्लड जो है उस स्पूटम में भी आपको उसकी प्रेजेंस दिख सकती है. ठीक है. एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है अगर इन्फेक्शन जो है वो आपका लंग्स के अलावा कहीं और बॉडी टिश्यूज में है, देन दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. अब वो अदर टिश्यूज क्या हो सकते हैं, दैट इज प्लूरा. ठीक है. दो प्लूरा जो है वो आपकी टिश्यू है सराउंडिंग द लंग्स. ठीक है. लेकिन हम इसको काउंट किस में करते हैं, आपके एक्स्ट्रा पल्मोनरी में. अगर लंग्स में है दैट मीन्स एल्वियोलीज में है तब आप उसको पल्मोनरी मानते हो. लेकिन अगर एल्वियोलीज के बाहर है, चाहे वो आपका प्लूरा ही क्यों ना हो, तो आप उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी में गिनते हो. तो प्लूरा में अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो आप उसको कहते हो ट्यूबरक्लोसिस प्लूरिसी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकती है, उसको आप कहोगे ट्यूबरक्लोसिस मेनिनगाइटिस. देन लिम्फेटिक सिस्टम इन्फेक्शन भी हो सकता है. जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, उसमें आप कहोगे यूरोजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस. The disease usually affects individual with a weak immunity. ये क्या कह रहा है, ये डिजीज़ बेसिकली उन इंडिविजुअल्स को होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है. या आप इसको इस ढंग से भी कह सकते हो कि जो इंडिविजुअल्स या जिन इंडिविजुअल्स का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, वीक होता है, वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़. फिर लिखा है द नेक्स्ट पॉइंट इज मिलियरी टीबी, अ सीरियस फॉर्म ऑफ डिजीज़. आप मिलियरी टीबी को समझ सकते हो इस तरह से कि ये भी एक तरह की एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ही है, लेकिन ये थोड़ी सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ है, या फिर एक सीवियर है, या फिर एक लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है. इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो बेसिलाई होती है वो प्रेजेंट होती है आपके ब्लड स्ट्रीम में, और फिर थ्रू द ब्लड स्ट्रीम ये नंबर ऑफ टिश्यूज़ को इन्फेक्ट कर सकती है. सो दिस इज़ बेसिकली अ सीरियस टाइप ऑफ, और यू कैन से अ लाइफ थ्रेटनिंग टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ tuberculosis, that is your miliary tuberculosis. Okay, now the next heading is pathogenesis. पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, पहले पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि एक डिजीज़ या फिर एक डिसऑर्डर किस प्रोसेस से, ठीक है, डेवलप करती है. ठीक है. हम इसमें क्या पढ़ते हैं यूजुअली कि कौन कौन से डिफरेंट कॉजेटिव फैक्टर्स हैं जो एक डिज़ीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, उसके बाद वो फैक्टर्स कैसे उस डिज़ीज़ को डेवलप कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड फिर वो डिज़ीज़ कैसे वेरियस तरह के सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है. तो इसको कलेक्टिवली हम पैथोजेनेसिस कहते हैं बेसिकली. ठीक है. अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. इन्फेक्टेड इंडिविजुअल. अब इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, दैट मीन्स देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकुलोसिस. दैट मीन्स यहाँ पर इसकी बॉडी में क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा. नाउ व्हेन दिस पर्सन कफ्स और स्नीज, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिलीज करेगा ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई को,
ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई दैट विल कंटेन दी बेसिलाई, ठीक है, रिलीज करेगा ड्रॉपलेट्स को वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। इन ड्रॉपलेट्स में क्या होगा, बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, और वो ड्रॉपलेट्स जो है एक हेल्दी इंडिविजुअल इनहेल कर लेगा थ्रू माउथ और थ्रू द नेजल कैविटीज, ठीक है। उसके बाद द बैक्टीरियम रीचेस द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंकाई एंड एल्वियोलीज, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये ड्रॉपलेट्स इनहेल होंगे जिनमें ये बेसिलाई प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचेगा, फिर ब्रोंक्यूल्स में पहुंचेगा, और उसके बाद वो अल्टीमेटली एल्वियोलीज में पहुंच जाएगा। एल्वियोलीज में पहुंचते ही ये जो बेसिलाई है अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा। हर एक पैथोजन यही करता है जब वो एक होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, चाहे वो बेसिलाई हो, चाहे वो वायरसेस हो, पैरासाइट्स है, दे ऑल मल्टीप्लाई, दे ऑल ग्रो, ताकि वो इन्वेड कर सके, ताकि वो हमारी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सके। सिमिलरली बेसिलाई, ट्यूबरकल बेसिलाई ने भी यही किया। तो जो एल्वियोलीज में पहुंच गए हैं ये, अब जो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होती हैं वो क्या करेंगे, जैसे ये बेसिलाई आपके एल्वियोलीज तक पहुंचते हैं, ये एल्वियोलर मैक्रोफेजेस इन बेसिलाई को इंजेस्ट कर लेती है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ बेसिलाई इंजेस्टेड बाय द एल्वियोलर मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉयड एंड इनहिबिटेड। तो जैसे ही ये बेसिलाई आपकी एल्वियोलीज में पहुंची, वहाँ पर ये ग्रो करने की कोशिश करती है, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस आ जाते हैं एंड दे विल इंजेस्ट देम, दे विल एनगल्फ देम, और उनको डिस्ट्रॉय एंड इनहिबिट कर देंगे ताकि वो ग्रो ना कर सकें। लेकिन कुछ बेसिलाई जो होती है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो क्या करती है, मैक्रोफेजेस उनको एनगल्फ कर लेती है, लेकिन फिर भी दे मल्टीप्लाई इंट्रासेल्युलरली एंड रिलीज्ड व्हेन मैक्रोफेजेस दे डाई। तो ये क्या करती है, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिलाई, ये मैक्रोफेजेस के अंदर रहकर भी मल्टीप्लाई करती है और वेट करती है कि कब मैक्रोफेजेस की डेथ होगी। जैसे ही मैक्रोफेजेस वीक होते हैं, दे आर डेड, ये बेसिलाई रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये रिलीज होंगे, अभी ये सब कहाँ पर हो रहा है, एल्वियोलीज में हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये रिलीज होंगे, या तो ये आपके एल्वियोलीज को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने देखा कि जो 90% केसेस होती हैं, जो 90% ट्यूबरक्लोसिस के केसेस आती हैं, वो आपके क्या होती है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की होती है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मतलब आपके एल्वियोलीज को जो इन्फेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ये जो बेसिलाई हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है, एल्वियोलीज में ही प्रेजेंट है। लेकिन कुछ बेसिलाई जो होती है वो एस्केप कर जाती हैं, ठीक है, दे एस्केप एंड दे विल एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम देखें, अगर वो केवल एल्वियोलीज तक रहती है, वहाँ पर एल्वियोलीज को इन्फेक्ट करेगी, तो दे विल कॉज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन कुछ बेसिलाई ऐसे होंगे जो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, और जब एक बार ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर दिए, सो दे कैन नाउ ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी, अब वो दूसरे टिश्यूज को इन्फेक्ट कर सकती है, ठीक है। नाउ दिस विल कॉज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। Now they can reach the brain, they can reach the larynx, lymph nodes, spine, bone, kidney, etc. ठीक है, अभी different tissues they will reach. This primes immune system for a systemic response. अब जैसे ही ये सब होगा, ठीक है, ये सारा प्रोसेस होगा, उसके बाद हमारा जो सिस्टमिक रिस्पॉन्स होता है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा, ये एग्जैजरेट हो जाएगा, ठीक है। एग्जैजरेट हो जाएगा तो क्या करेगा, विद इन 2 to 8 weeks मैक्रोफेजेस फॉर्म अ बैरियर शेल अराउंड बेसिलाई कॉल्ड ग्रैनुलोमा, ठीक है। जैसे ही ये बेसिलाई जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और ब्लड स्ट्रीम से फिर डिफरेंट टिश्यूज में एंटर करेंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा सिस्टमिक इम्यून रिस्पॉन्स एग्जैजरेट हो जाएगा, ठीक है। मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये मैक्रोफेजेस विद इन 2 to 8 weeks क्या करेंगे, इन बेसिलाई को
इंजेस्ट कर लेंगे, या फिर आप कह सकते हो दे विल फॉर्म अ बैरियर शेल अराउंड द बेसिलाई कॉल्ड ग्रैन्युलोमास। उन बेसिलाई के अराउंड एक शेल बना देंगे, एक बैरियर बना देंगे, ताकि उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, उसको वो अंडर कंट्रोल रख सके। ठीक है, तो ये जो बेसिलाई है जिनके अराउंड ये शेल बन गई है, उसको हम कहते हैं ग्रैन्युलोमास। ठीक है, तो ये ग्रैन्युलोमास जो है ये एक तरह से बैरियर शेल है अराउंड द बेसिलाई। ठीक है, तो ये ग्रैन्युलोमा क्या करता है, ये बेसिलाई को अंडर कंट्रोल रखता है। ठीक है, उस बेसिलाई की जो ग्रोथ है उसको अंडर कंट्रोल रखेगा। अब मैंने ब्रैकेट में लिखा है LTBI, दैट मीन्स लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। अब यहाँ तक ये जो स्टेप हुआ है, यहाँ तक इस स्टेप तक हम कहते हैं कि पेशेंट जो होता है किसी भी तरह के सिम्टम्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है और पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस होता है। तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, दैट मीन्स वो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में है अभी। ठीक है, क्यों है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में या क्यों है एसिम्प्टोमेटिक? क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है वो अंडर कंट्रोल है, क्योंकि उस बेसिलाई के अराउंड एक बैरियर शेल है, या फिर हम कह सकते हैं ग्रैन्युलोमा है। इसीलिए वो बेसिलाई अभी किसी भी तरह से सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है हमारी बॉडी में। इसीलिए हम उसको लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर ये जो मैक्रोफेजेस हैं जो कि बेसिलाई के अराउंड ये ग्रैन्युलोमा बना रहे हैं और ग्रैन्युलोमा इनकी ग्रोथ को कंट्रोल में रख रहे हैं, तभी लेटेंट टीबी है। लेकिन अगर किसी वजह से, दैट मीन्स किसी वजह से मतलब अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, ये मैक्रोफेजेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये इन ग्रैन्युलोमास को या फिर कह सकते हो इन बेसिलाई की ग्रोथ को अंडर कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, इफ इम्यून सेल्स मतलब योर मैक्रोफेजेस कैन नॉट कीप द ट्यूबरकल बेसिलाई अंडर कंट्रोल, अगर इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये कंट्रोल में नहीं रख पाए तो ये बेसिलाई अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे बहुत रैपिडली, और फिर दे विल स्प्रेड, दे विल मल्टीप्लाई एंड दे विल कॉज एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। ठीक है, अब इस सिचुएशन में पेशेंट जो है वो सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करेगा एंड द पेशेंट विल बी infectious or the patient will be contagious. Okay, so we have seen the pathogenesis. ठीक है, तो उसमें हमने एक वर्ड मैंने मेंशन किया था LTBI, that is your latent tuberculosis infection. ठीक है, latent tuberculosis infection हमें पता है। Patients with LTBI have M tuberculosis but do not have the disease, means उनकी बॉडी में ये जो M ट्यूबरकुलोसिस मीन्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जो पैथोजन है ये प्रेजेंट है, लेकिन दे डू नॉट हैव द डिजीज़, क्योंकि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और पेशेंट जो है वो नॉन इन्फेक्शियस है, कैन नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन टू द अदर पीपल। जैसे मैंने बताया, नॉन इन्फेक्शियस या फिर कंटेजियस नहीं होता है। LTBI बिगिंस व्हेन WBCs एनकैप्सुलेट मोस्ट ऑफ द बेसिलाई, दैट इज ग्रैन्युलोमास बन जाएंगे, है ना। अभी हमने पीछे जब पैथोजेनेसिस पढ़ा तो हमने देखा कि WBCs, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मैक्रोफेजेस, ठीक है, वो एक कैप्सूल बना लेते हैं, एक शेल बना लेते हैं, दैट इज़ ग्रैन्युलोमा बना लेंगे बेसिलाई के अराउंड, ताकि वो उसकी ग्रोथ को कंट्रोल में कर सके। ठीक है, देन LTBI कैन बी डिटेक्टेड बाय ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट TST एंड इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो इसको IGRA। नाउ नेक्स्ट इज दी TB डिजीज़। TB डिजीज़ को हम बोल सकते हैं द एक्टिव TB डिजीज़। ठीक है, एक्टिव TB डिजीज़ आपको पता ही है कि जब पेशेंट विल डेवलप द सिम्टम्स, इन सम केसेस बेसिलाई ओवरकम द इम्यून सिस्टम। जैसे अभी हमने पैथोजेनेसिस में देखा था कि अगर इम्यून सेल्स जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बेसिलाई को, तो बेसिलाई विल कंटिन्यू ग्रोइंग। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड दे विल ओवरकम द इम्यून सिस्टम, दे विल स्प्रेड द इन्फेक्शन, दे विल प्रोड्यूस सिम्टम्स। ठीक है, दे विल मल्टीप्लाई,
प्रोग्रेस फ्रॉम LTBI टू TB इन्फेक्शन। फिर पेशेंट जो है वो LTBI से प्रोग्रेस कर सकता है टू द TB इन्फेक्शन, ठीक है, दैट इज़ एक्टिव TB में वो प्रोग्रेस कर सकता है। दैट मीन्स द पेशेंट एसिम्टोमेटिक से फिर सिम्टोमेटिक हो सकता है। सच पर्सन्स आर इन्फेक्शंस, और साथ ही साथ वो कंटेजियस भी होंगे। फिर हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, ठीक है। अब कैसे TB को डायग्नोस किया जाए? पहला है द स्किन टेस्ट। जो स्किन टेस्ट हमने यहाँ पर बताया, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, TST, वही सेम चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ द सेम ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। इसको हम मैंटॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट होता है बेसिकली ये डायग्नोस करने के लिए होता है, इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए। अगर हम स्किन टेस्ट का प्रोसीजर देखें तो इसमें हम प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PPD लिख सकते हैं। तो PPD ट्यूबरकुलिन जो है इसको स्मॉल अमाउंट में इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट के लोअर आर्म में, ठीक है। लोअर आर्म में हमने PPD ट्यूबरकुलिन को इंजेक्ट किया। फिर 48 से 72 आवर्स के बाद फिर से पेशेंट को बुलाया जाता है और जहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया उस पार्ट पर, उस पर्टिकुलर पोर्शन को ऑब्जर्व किया जाता है 48 से 72 आवर्स के बाद, और उस साइट ऑफ इंजेक्शन पे देखा जाता है कि किसी तरह का बम्प या स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। अगर बम्प और स्वेलिंग होगी जिसका साइज इज अराउंड 15 mm होना चाहिए, सो द टेस्ट विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब होगा कि जो पेशेंट है उसमें वो इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, वो बैक्टीरियम जो है वो प्रेजेंट है। तो स्किन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव कब होगा? जब साइट ऑफ इन्फेक्शन पर, ठीक है, साइट ऑफ इन्फेक्शन में, सॉरी, साइट ऑफ इंजेक्शन पे क्या होगा, कोई बम्प और स्वेलिंग अपीयर होगी, ठीक है। उसका साइज शुड बी 15 mm एंड दैट शुड बी आफ्टर 48 से 72 आवर्स के बाद। फिर ब्लड टेस्ट, इट हेल्प्स टू कंफर्म द लेटेंट और द एक्टिव फेज और द एक्टिव TB, ठीक है। ब्लड टेस्ट जो होती है वो हमें हेल्प करती है ये बताने में कि ये जो TB है पेशेंट की वो लेटेंट TB है या फिर एक्टिव TB है। It is also called as serological test that specifically looks for antibodies in the sample. तो जो ब्लड टेस्ट होता है उसको हम serological test भी बोल सकते हैं। इस ब्लड टेस्ट में होता क्या है, इस ब्लड सैंपल में हम चेक करते हैं कि कोई एंटीबॉडीज़ बनी है या नहीं। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के लिए ये टेस्टिंग होती है और वो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ बताती है कि इन्फेक्शन पेशेंट को है या नहीं, ठीक है। सो ये दो टेस्ट है। आपका पहला टेस्ट हो गया स्किन टेस्ट, जिसको आप मैंटॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कह सकते हो, और एक हो गया आपका ब्लड टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस। फिर एक और टेस्ट है दैट इज इमेजिंग टेस्ट, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम कहते हैं CT स्कैन। ये टेस्ट जो होता है दैट इज़ वेरी फास्ट, नॉन इन्वेजिव एंड एक्यूरेट, ठीक है। CT स्कैन जो होता है ये एक बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट प्रोसीजर है एंड नॉन इन्वेजिव, दैट मीन्स इसमें हमें किसी तरह का बॉडी सैम्पल, बॉडी टिश्यू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको हम कहते हैं नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। इट हेल्प्स अस डिटेक्ट अर्ली पल्मोनरी TB, ठीक है। ये अर्ली पल्मोनरी TB को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर एक और टेस्ट है दैट इज स्पूटम टेस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, स्पूटम सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है कि वेदर स्पूटम में TB के बैक्टीरियाज दे आर प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू टेस्ट फॉर ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ TB। अब क्या होता है, जो बेसिलाई होती है, जब कोई पेशेंट जो होता है वो TB से डायग्नोसिस हो जाता है उसका, तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है TB का, ठीक है। तो उस ट्रीटमेंट में मल्टीपल ड्रग्स जो है पेशेंट को दी जाती है। मल्टीपल ड्रग्स देने के पीछे रीज़न होता है, हम एक सिंगल ड्रग नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सिंगल ड्रग देंगे उस बेसिलाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है, तो वो बेसिलाई एक टाइम बाद क्या कर सकती है, वो बैक्टीरिया एक टाइम बाद रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा। रेजिस्टेंस डेवलप करने का मतलब होता है कि वो जो बेसिलाई है, वो जो बैक्टीरिया है, वो उस ड्रग के लिए अब इफेक्टिव नहीं होगा, मीन्स सेंसिटिव नहीं होगा, मीन्स उस ड्रग का अब कोई भी असर नहीं होगा उस बैक्टीरिया के ऊपर।
क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो गई है। ठीक है, तो ये जो स्पूटम टेस्ट होता है, इट हेल्प्स टू टेस्ट फॉर द ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलाई या फिर ट्यूबरकुलोसिस। दैट मीन्स ये टेस्ट हमें हेल्प करेगा टू नो कि ये जो बेसिलाई है ये किस ड्रग के लिए रेजिस्टेंट है। ये जो बेसिलाई की स्ट्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो भी स्ट्रेन है बेसिलाई की, ये जो भी फॉर्म है बेसिलस की, ये कौन सी पर्टिकुलर ड्रग के लिए रेजिस्टेंट है। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो उससे हमें क्या पता हो जाएगा कि ये इस पर्टिकुलर, ये जो बैक्टीरिया है ये इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए रेजिस्टेंट है। तो जब हम पेशेंट को मेडिकेशन देंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उस पेशेंट का, तो हमें पता है कि हमें उस पेशेंट को उस ड्रग को नहीं देना है जिसके लिए बेसिलाई या बैक्टीरिया आपकी रेजिस्टेंट है। तो उसके लिए हम कुछ और ड्रग प्रेफर करेंगे, कुछ और ऑल्टरनेटिव देखेंगे। क्योंकि अगर हमने पेशेंट को वही ड्रग दे दी जिसके लिए बेसिलाई रेजिस्टेंट है, तो कोई भी इफेक्ट जो है बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, और पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा इफेक्टिवली। तो स्पूटम टेस्ट ये तो बताता है कि स्पूटम में बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं, साथ ही साथ वो हमें ये भी बताता है कि कोई ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, कौन सी ड्रग के लिए ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट है, ताकि हमें ट्रीटमेंट में हेल्प मिल सके। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ठीक है, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, ये जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज़ बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, एंड आई एम टीचिंग यू अकॉर्डिंग टू द PCI सिलेबस। तो पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट में ट्रीटमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जब हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ट्यूबरक्लोसिस की जो ट्रीटमेंट है, ड्रग्स है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस हम एक ब्रीफिंग में बता रहे हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है बेसिकली यूज़ की जाती है। ठीक है, इसको बिल्कुल डिटेल में हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अभी पैथोफिजियोलॉजी में स्पेशली फॉर द B.Pharm सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए अभी ट्रीटमेंट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ओके, so treatment of tuberculosis involves antibiotics for at least 6 to 9 months। tuberculosis का जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें आप बेसिकली क्या देते हो, एंटीबायोटिक्स दोगे। तो मिनिमम पीरियड के लिए जो ट्रीटमेंट चलता है दैट इज 6 to 9 months। ठीक है, साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट प्लान है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पेशेंट की एज क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो बैक्टीरिया की स्ट्रेन है वो कौन से पर्टिकुलर ड्रग के लिए रेजिस्टेंट है, फिर उसको ऑल्टरनेटिव ड्रग्स दी जाती है। इन्फेक्शंस लोकेशन इन द बॉडी, कौन से पार्ट में इन्फेक्शन जो है वो हुआ है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी है या फिर पल्मोनरी है। ठीक है, और जो कॉमनली यूज्ड मेडिकेशंस है दे आर योर आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड। ठीक है, ये कुछ कॉमनली यूज्ड मेडिकेशंस होती हैं ट्यूबरक्लोसिस में। Okay, so with this I complete the topic here, and in my next video I will cover the next infectious disease. And if anyone has any question or any query related to the topic, you can ask me. You can post your question in the comment section, and also give me your feedback which is must needed so that I can improve. And please like, share and subscribe the video. Thank you.